हेलो बच्चों, आचार्य प्लस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं नीट 2025 आज से एग्जैक्टली 60 दिन बचे हैं आपके एग्जाम को, 2 महीने सिर्फ। और इस वीडियो में आपको क्या जानने मिलेगा, रोड मैप, एग्जैक्टली आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए आज से, अपने प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए कि आप नीट 2025 में सेलेक्ट हो पाए। तो यहां पर आपको देखने मिलेगा कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करके और किस तरीके से रिवीजन स्ट्रेटेजी अपना के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने साल भर तैयारी नहीं भी करी है तो भी इस 2 महीने में कुछ तरीके हैं जिसको अपना के आप बिल्कुल अपना क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहां पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग ड्रॉपर होंगे और बहुत सारे लोग फ्रेशर होंगे, मतलब अभी आप अपना 12th का एग्जाम दे रहे होंगे। तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो पिछले 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो अभी फ्रेशर है, मतलब अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं और नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं कि हम भी इस 2 महीने में तैयारी करके नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों स्टूडेंट्स की बात करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रेशर की, है ना, क्योंकि फ्रेशर और ड्रॉपर दोनों के लिए ये तरीका सही रहेगा। ठीक है, लेकिन फ्रेशर के लिए सबसे पहली बात ध्यान देने वाली क्या है कि अगर आप फ्रेशर हैं, अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके पास थोड़ा कम टाइम बचा है, इसलिए क्योंकि आपका जो बायोलॉजी का एग्जाम है वो होने वाला है 25 को, 25 मार्च को आपका 12th बायोलॉजी का एग्जाम हो रहा है। अब 25 मार्च तक तो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे ही, लेकिन बीच में आपका हिंदी और कुछ योगा वगैरह का भी एग्जाम है, तो उन सब में भी आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो थोड़ा कम टाइम है आपके पास, है ना। ये बायोलॉजी पढ़ेंगे, वो 25 मार्च के लिए बायोलॉजी पढ़ेंगे, वो तो बिल्कुल काम आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन उसके बाद एक्चुअल आपकी तैयारी स्टार्ट होती है कब से, 26 मार्च से। तो इस 26 मार्च से एग्जैक्टली आपके पास 38 डेज बच जाएंगे। इस 38 दिनों में आपको पूरा 12th और पूरा 11th रिवाइज करना है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो। अब क्योंकि आपने अभी 12th पढ़ के आया है और सिर्फ आप, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप 25 वाला नीट, अभी 2025 का नीट क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं, तो आपने अपना 11th और 12th काफी अच्छे से पढ़ रखा होगा, है ना। 12th अच्छे से पढ़े ही है, अभी बोर्ड एग्जाम आप दे ही रहे हैं, तो मतलब आपका जो 12th है वो काफी अच्छे से अभी तैयार है। लेकिन आपको इस 38 डेज में 11th में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 11th आपने पिछले साल पढ़ा है और 11th में आपकी पकड़ हो सकती है छूट गई होगी, क्योंकि 12th तो आपने अभी बोर्ड एग्जाम दिया है और दे ही रहे हो, है ना। तो इस 38 डेज में आपको प्लान करना है कि मेरे को 11th के इतने इतने चैप्टर्स है, 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। बायो में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि बायोलॉजी आपको 360 मार्क्स दिलाता है, और यहां क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए 11th और 12th पूरा आपको इस 30 डेज में क्या कर लेना है, टारगेट करके और अपनी प्लानिंग करके पढ़ लेना है। अब अगर हम बात करते हैं ड्रॉपर की, ऐसे स्टूडेंट्स जो पिछले 1 साल 2 साल से ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप लिए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए, उनके भी मतलब ड्रॉपर में भी 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, है ना। ड्रॉपर में भी 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जो साल भर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो साल भर उतना अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, लेकिन अभी वो अलर्ट हो गए हैं कि भाई कुछ नहीं पढ़ा साल भर, अभी इस 2 महीने में मैं कुछ तो करता हूं ताकि मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स आ सके, सेलेक्ट हो जाऊं मैं, है ना। तो 2 टाइप के स्टूडेंट, जो साल भर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उनको तो ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो साल भर पढ़ा है उसको इस 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ही करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी और उतने अच्छे से आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो भी कुछ तो पढ़ा होगा, है ना, तो भी आप इस 2 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके कम से कम दिन के 12 से 13 घंटे पढ़ के आप डेफिनेटली इस एग्जाम में अपना क्वालिफाइंग, अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हो। बिल्कुल आप 600 से ऊपर मार्क्स ला ही सकते हो, लेकिन
याद रखना 12 से 13 घंटे पढ़ाई, और वो भी इफेक्टिव पढ़ाई। ऐसा नहीं कि 12 से 13 घंटे में आप 7-8 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई कर रहे हैं। ये 12 से 13 घंटे पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई जो बहुत फोकस्ड हो, है ना। तो ये अगर आप करेंगे, और याद रखना ज्यादा घंटे की पढ़ाई आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी। आप बोल रहे हो सर मैंने तो 13-14 घंटे पढ़ाई की थी फिर भी मेरा मार्क्स उतना आया ही नहीं, तो आप गलत बोले थे। लेकिन याद रखना 12-13 घंटे पढ़ के आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत सोच है। आपको इस 12-13 घंटे में कैसे पढ़ाई करनी है? टारगेटेड पढ़ाई करनी है, बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है वो स्मार्ट हो गया है। इजी आ रहा है जरूर, लेकिन आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, और चीजें आपको अच्छे से याद रखने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाने होंगे, जो अभी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो। तो अगर हम बात करेंगे, देखो ये जो 60 डेज है ना, 60 दिन बचे हैं आपके पास। इस 60 दिन को 2 फेज में डिवाइड कर देते हैं, एक 30 दिन में और दूसरा 30 दिन। ठीक है, इस 60 दिनों को 30 दिनों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला जो 30 दिन है, पहला जो महीना है, उसमें आपको क्या करना है? पहले के जो 30 दिन है उसमें आपको क्या करना है? तो भाई ड्रॉपर हैं, उन्होंने तो अभी तक अपना सिलेबस कोचिंग में कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। 28 फरवरी तक सभी कोचिंग्स में लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, कहीं कहीं पर बच जाता है, 10 मार्च तक भी जाता है, 15 मार्च तक भी जाता है। ठीक है, तो जो बहुत अच्छे से तैयारी अभी तक कर रहे हैं, तो मतलब वो कोचिंग के साथ साथ ही और कोचिंग के टेस्ट सीरीज के साथ साथ ही अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपने पूरा कोचिंग के साथ 28 फरवरी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, पूरा सिलेबस। अब आपके पास बचते हैं 60 दिन। तो इस 60 दिन में 30 दिनों में एक बार फिर से आपको क्या करना है? अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। जो भी कोचिंग आप जहां से भी कोचिंग कर रहे हैं उसका पूरा नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कोचिंग में कराए गए हैं, डीपीपीज है, वो सब इस 30 दिन में सॉल्व कर लेना है एक बार। ठीक है, तो एक बार आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, और बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में पूरा 11th प्लस 12th। क्योंकि भाई आपको, अगर आपने साल भर कोचिंग में बहुत अच्छे से तैयारी किया है या सेल्फ स्टडी किया है, तो आपको एक ही महीने लगेंगे पूरे सिलेबस को कवर करने में, है ना। आप बोलोगे सर 60 दिन है, 60 दिन में मैं एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तो बिल्कुल एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर जाओगे, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक महीने में अगर 60 दिनों में 2 महीने में अगर आप एक ही बार रिवीजन कर रहे हो तो आपको चीजें याद रहेंगी ही नहीं, है ना। याद रखना है अगर चीजें, और एग्जाम में क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए एनी हाउ आपको इस पहले 30 दिन में अपना पूरा सिलेबस कम से कम एक बार, अगर आप ज्यादा बार कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपने साल भर एक बार ही पढ़ा है तो 30 दिन लगेगा आपको सिलेबस को कंप्लीट करने में। अपनी स्पीड को आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि अब बेटा टाइम नहीं है। अब अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर अगला साल आपका वेट कर रहा है, अगला जो ड्रॉप है आपका फिर से वेट कर रहा है। इसीलिए अब टाइम आ गया है एग्जाम के फाइट करने का, ठीक है। तो अब बैठो मत, लग जाओ। इस 30 दिनों में बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, एक बार कम से कम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से रिवाइज कर लेना है एक बार, ठीक है। रिवाइज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साल भर आपने पढ़ा है, और अगर साल भर नहीं पढ़ा है तो इस 30 दिन में एक बार आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा क्या करना है, इसी के साथ साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, है ना। डिवाइड कर लेना है आपको। बायोलॉजी में जैसे कि 32 चैप्टर्स है, तो भाई 30 दिन है, 32 चैप्टर्स, तो एक चैप्टर के लिए एक दिन भी नहीं है यहां पर, है ना। एक चैप्टर के लिए एक दिन भी नहीं है, तो ऐसे डिवाइड करना कि मेरे को एक दिन में कम से कम 1.5 चैप्टर पढ़ लेना है बायोलॉजी का, वैसे ही केमिस्ट्री का भी, वैसे ही फिजिक्स का भी, है ना। और साथ ही साथ कम से कम 1 घंटे आपको पीवाईक्यू में लगाना है। और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जो आपके पास एमटीजी बुक होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, है ना, आपके कोचिंग के द्वारा दिया गया जो भी बुक है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, उसी क्वेश्चंस को ही लगा रहे हैं, क्योंकि नीट मतलब एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये 30 दिनों में पूरा सिलेबस आपको
पढ़ लेना है और साथ साथ पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेना है। और ये पीवाईक्यूज ज्यादा दिनों का नहीं, 10 साल का ही होना चाहिए, ठीक है। 10 इयर्स का पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हैं, मोर देन इनफ है। लेकिन इन पीवाईक्यूज को सॉल्व कैसे करना है, ऐसे याद नहीं रखना है कि भाई ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, तो ये चौथा वाला मान के चलो ये ए बी सी डी, ये सी वाला इसका आंसर है, तो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर सी याद रख लेना है। ऐसे सॉल्व नहीं करना है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है कि भाई ये क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन है, तो ठीक है सी वाला तो इसका आंसर है, लेकिन ए बी और डी इसका आंसर क्यों नहीं है, ए बी और डी इसका आंसर क्यों नहीं है, ये भी आपको देखना है। और पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट तो होते हैं, लेकिन पीवाईक्यूज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। इसीलिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। चलो अब हम अगर बात करते हैं फेज 2 की, है ना, तो आपने 30 दिनों में पहला जो 30 दिन है उसमें आपने एक बार कम से कम अच्छे से क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब एक बार आपने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपको दूसरे बार जब रिवीजन करने जाओगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट होगा, ठीक है। आपने जो भी नोट्स बनाया है, कोचिंग का हो चाहे यूट्यूब से हो चाहे किसी भी ऑनलाइन बैच से हो, पूरा नोट्स आपको फटाफट रिवाइज करना है। और रिवीजन भी कैसे करना है ये भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो फेज 2 में आपको इंटेंसिव प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा हो सके एग्रेसिव तरीके से, क्योंकि देखो यहां पर आपको एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ऐसे ही नहीं कि यार ठीक है चलो पढ़ लेता हूं, ऐसा नहीं, आलसी नहीं रहना है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके। जो चीज याद नहीं है उसको एक बार में याद नहीं हो रहा है 10 बार में याद करो, लेकिन यहां पर एग्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा रिवीजन के समय, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं है, 1 साल 2 साल जितना भी बर्बाद कर लिए, ये जो 60 दिन है उसको बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो इस 30 दिन में करना क्या है आपको, रिवाइज स्मार्टली। अब यहां पर भी आपको रिवीजन ही करना है, लेकिन वो रिवीजन कैसा रहेगा, स्मार्ट तरीका रहेगा। कैसे कि आपको नोट्स ओपन करके एक एक लाइन को, एक एक पेज को आराम से नहीं पढ़ना, फटाफट पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना है, ठीक है। और आपने पूरे साल भर में शॉर्ट नोट्स भी बनाया होगा, तो उन शॉर्ट नोट्स को बार बार देखना है, ठीक है। और रिकॉल करना है। आप खाना खा रहे हैं उस समय भी दिमाग में वही सोचे कि आज मैंने क्या पढ़ा, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उस समय भी आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट्स होने चाहिए जो आपने आज सुबह पढ़ा है, आज रात में पढ़ा है, दिन में पढ़ा है। एनी टाइम आपको रिकॉल करते रहना है अपने दिमाग में, तब जाके चीजें दिमाग में बैठती है, ठीक। डेली मॉक टेस्ट भी लगाना है आपको, है ना। डेली चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देते रहना है ना। आप बोले कि सर मैंने आज ये 2 चैप्टर पढ़ लिया, है ना, मिट जा भाई, ये 2 चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो इस 2 चैप्टर का 50-50 का कम से कम पीवाईक्यू हो सकता है या एमसीक्यू हो सकता है, आप लगाओ, प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। एरर एनालिसिस भी करना है। अब भाई आप यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से मान के चलो आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो वो 20 क्वेश्चन आपका गलत क्यों हुआ ये भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैंने इतना अच्छे से साल भर पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो मेरा ये 20 क्वेश्चन गलत हो क्यों रहा है। उस 20 क्वेश्चन के गलत होने के पीछे का रीजन आपको जानना है, और वहां पर उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को आपको वहां पर समझना पड़ेगा, है ना। कंसेप्ट समझोगे तभी जाके वो 20 क्वेश्चन अगले बार जब बनाओगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। मास्टर टाइम मैनेजमेंट। अब यहां पर क्योंकि आपको 30 दिनों में पूरा सिलेबस एक बार फिर से और अच्छे से कंप्लीट करना है, वैसे तो ये जो दूसरा फेज है इसमें एक बार रिवीजन नहीं, इसमें 3 से 4 बार और रिवीजन अच्छे से कर जाना है ना। जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। आप किसी भी सेलेक्टेड स्टूडेंट को जाके पूछ सकते हो, जो एमबीबीएस कॉलेज में अभी है, उनको जाके पूछ सकते हो कि भाई आपके सिलेक्शन होने के पीछे का राज क्या है। वो हर एक स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है वो बताएगा कि भाई मैंने रिवीजन ज्यादा टाइम किया था, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें लिखनी नहीं है। एमसीक्यू, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, तो आपको जितना ज्यादा बार रिवाइज किए रहोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, और क्वेश्चन देखते ही आंसर आपको याद आ जाएगा, है ना, टिक लगा दोगे। तो रिवीजन मस्ट।
टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको। लास्ट में तो आपको, अगर आप 15-15 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है ना। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट आपको करके चलना है। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि भाई यहां पर आपको लास्ट के जो 60 दिन बचे हैं इसमें सब चीजों से दूर हो जाना है। डिस्ट्रैक्शंस, फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं सब चीज बंद कर दें। फोन साइड में रख दें, कीपैड फोन रख सकते हैं आप, है ना, ताकि जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनसे आप दूर रह पाए, है ना। टाइम मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम डिसाइडेड होना चाहिए, और खाना किस समय खाना है, हर चीज डिसाइडेड होना चाहिए। तभी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चल पाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल पाएंगे। दूसरी बात ये कि कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर सुबह उठ के पढ़ें, रात में ज्यादा देर तक पढ़ें, कैसे करें। तो आइडियल टाइम क्या होता है? वैसे तो आइडियल टाइम सुबह उठ के पढ़ना सही रहता है, लेकिन अगर आपने साल भर रात में ज्यादा देर तक जगा है और सुबह उठने में आपको देरी होती है, तो बिल्कुल आप सुबह आराम से उठें, लेकिन रात में अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। रात में बहुत देर तक, ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने ही तो रात जगना है ना, क्योंकि अभी रातें जगोगे तो बाद में आपको सुकून रहेगा। सिलेक्शन ले लोगे ना बेटा, उस दिन बहुत सुकून रहेगा, है ना। चलो, तो ये बात हुई टाइम मैनेजमेंट की। अब लास्ट का जो 10 दिन बच जाएगा, ये जो दूसरा फेज है जिसमें 30 दिन है, उसके लास्ट में 10 दिन जो बचेगा उसमें आपको क्या करना है? डेली फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ टेस्ट मतलब जहां भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, पूरा फुल लेंथ टेस्ट आपको 10 दिनों तक देते रहना है। एक दिन में अगर आप 2 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एक ही दे पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो टेस्ट है, उस टेस्ट को देने के बाद आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, प्रॉपर आपको मैच कराना है, देखना है, और आपने क्या गलतियां करी है। उसी दिन आपने 3 घंटे टेस्ट दिया, उसके बाद जो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसी दिन आपको उसको एनालाइज करना है। गलती हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आ रहा है, उसको जाके उसी समय क्लियर कर लेना है ना भाई। 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस 180 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को उसी समय जाके क्लियर कर लेना है। अच्छा, इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या? लास्ट मिनट रिव्यू स्ट्रेटेजी। यहां पर फटाफट रिवीजन होना चाहिए। आपको छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स, जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, उन सभी का यूज करना है। और पहला देखो, एक चीज और याद रखना, जो पहला 30 डे का स्लॉट है ना, इसमें जब आप पढ़ने जाएंगे, है ना, पहला जो 30 डे आज से जो शुरू करेंगे आप, पहला 30 डे का स्लॉट, इसमें जब पढ़ने जाएंगे ना, तो मान के चलो एक चैप्टर आपका 100 पेज का है, इस 100 पेज का 5% शॉर्ट नोट्स आपको बना लेना है। मतलब कि इस 100 पेज का 5 पेज का आपको क्या बना लेना है? शॉर्ट नोट। अगर 5 पेज से और कम कर सकते हैं तो और कम कर ले, है ना, शॉर्ट नोट बना लेना है, ठीक है। इस शॉर्ट नोट में देखो, हम नोट्स बनाने जाते हैं ना, तो वो मतलब हर चैप्टर का देखो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं कि भाई उसका भी शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत हो जाती है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ 5% होना चाहिए आपके फुल लेंथ नोट्स का। इस शॉर्ट नोट्स में आप उन्हीं चीजों को इंक्लूड करें जिसको आप बार बार भूल जाते हैं। उन चीजों को बिल्कुल भी ना लिखें जो चीजें आपको याद है ना। ऐसे फॉर्मूलाज जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको इंक्लूड करो। ऐसे नाम, बायोलॉजी में जो भी नाम है जो आपको याद नहीं हो रहे उनको इंक्लूड कर सकते हो इस 5 पेज के शॉर्ट नोट्स में। और रे डायग्राम बना बना के आप कंसेप्ट को समझ सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। चलो, तो फटाफट रिवीजन तभी होगा जब आपने ये शॉर्ट नोट्स बनाया है। अगर आप पूरा अपना इतना मोटा नोट्स फिर से फटाफट रिवाइज करने जाओगे इस 10 दिन में, तो भाई आप 2-3 चैप्टर, 10 चैप्टर से ज्यादा रिवाइज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका इतना मोटा नोट्स है, कैसे रिवाइज करोगे 10 दिन में। इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हैं, है ना, फ्लैश कार्ड छोटे छोटे उनका यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको फटाफट फिर से रिवाइज कर लेना है इस 10 दिन में 2 बार कम से कम, ठीक है। चलो, तो ये तरीके आप अपनाओ। और एक चीज और याद रखना, एडिशनली आपको क्या याद रखना है कि बेटा इस प्रिपरेशन के दौरान ये जो 60 दिन बच गए हैं ना, इसमें आपको डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने सोच लिया है कि आज मेरे को बायो में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, इन तीनों चैप्टर में मेरे को 2-2 चैप्टर रिवाइज करना ही करना है, और रिवीजन कैसे करना है पढ़ लिया, उसका PYQ भी आपने
करना है। तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू भी साथ साथ करते जाना है। अगर आपने इतना डिसाइड कर लिया कि मेरे को पहले दिन में ये करना है, तो इतना करने के बाद ही आपको सोने जाना है। अगर थोड़ा सा भी छूट जा रहा है तो नहीं सोना है ना। तो ये डिसिप्लिन जिस दिन आप फॉलो करने लग गए ना, डेफिनेटली आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगा कोई। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ नीट के लिए नहीं, लेकिन यहां पर आपको ये जो 60 दिन है उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यूज फ्लैश कार्ड तो ये हमने बात कर लिया। ठीक है, और इस प्रिपरेशन के दौरान क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हो, मतलब अपनी लिमिट को पुश कर रहे हो। ठीक है, इस दौरान आपको अपनी लिमिट पुश करना ही पड़ेगा। आपने आज तक, जैसे कि आपने कक्षा 12वीं तक पढ़ा है, क्लास 12 तक आपने पढ़ा 12 साल, और उसके बाद जितने भी ड्रॉप्स लिए होंगे उसमें आज तक आपने जितना घंटा नहीं पढ़ा है उससे ज्यादा ही जाना है, एक लेवल अप जाना है। ठीक है, आज तक आपने 14 घंटा पढ़ा है, आप यहां पर 15 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, 16 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, बोलने की बात बड़ी बड़ी है कि सर 15-16 घंटे कौन पढ़ता है, लेकिन बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 60 दिनों में आपको करना है ना। तो भाई ब्रह्मास्त्र आपको अपनाना ही पड़ेगा। हाईएस्ट लेवल में जाना है आपको, हाईएस्ट पोटेंशियल, अपनी जो हाईएस्ट पोटेंशियल जो हो सकती है उसको टच करना है। ठीक है, लेकिन जब आप इतना घंटे पढ़ेंगे तो आपका जो दिमाग है ना वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पक जाएगा, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, यार इतना पढ़ रहा हूं, है ना। तो आपको इस समय अपने ब्रेन को कूल रखने के लिए कुछ अच्छी चीजें भी करनी है। थोड़ा सुबह वॉक कर लो, गाने सुन लो, ये सब भी कर सकते हैं। और हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि रात भर जगोगे या जल्दी उठोगे तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकता है, कम सोओगे तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि इस प्रिपरेशन के दौरान अगर थोड़ा सा भी आपका तबीयत खराब हो जाता है तो आपकी जो साल भर की मेहनत है ना वो बर्बाद हो सकती है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और स्ट्रेस को भी ध्यान में रखना है। अपने प्रिपरेशन में आपको भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने प्रिपरेशन में आपको बिलीव करना पड़ेगा कि यार मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरी तैयारी अच्छे से हो रही है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तभी जाकर आपको दिमाग, मतलब आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहेगा। नहीं तो सोचोगे यार कि साल भर पढ़ा हूं, क्या पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। ये अगर सोचोगे, सिलेक्शन पे ध्यान दोगे तो बिल्कुल स्ट्रेस आएगा ही आएगा। और अगर आप अपनी मेहनत पे ध्यान दोगे, रोज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे और रोज ये जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करोगे, है ना, ये जो टाइम टेबल आपने बनाया है कि मेरे को इतना आज पढ़ना ही पढ़ना है, जो टारगेट आप बनाओगे रोज सुबह उठकर कि मेरे को इतना आज पढ़ना ही पढ़ना है, तो इस पर ध्यान दोगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। तो अगर आपको पता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है तो स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रोज सुबह उठ के एक बात आपको बोलना है कि भाई मेरे को 650 क्रॉस करना है, बस नीट में 650 एनी हाउ लाना है। ये सोचोगे, डेफिनेटली रोज सुबह उठ के ये सोचोगे तो आपको ये टारगेट बनाने से कोई नहीं रोकेगा, और जो टारगेट आप बनाओगे उसको दिन भर में आराम से कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, डेली का आपका टारगेट होना चाहिए। 30 डे में आप प्लान कर लो कि भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में इतने चैप्टर्स हैं और उसको एक बार मेरे को पढ़ के खत्म करना है। उस हिसाब से फिर एक दिन में आपको कितना पढ़ना है ये आप बिल्कुल प्लान करो। रोज सुबह उठ के एक बार प्लान करो कि मेरे को आज इतना चैप्टर खत्म कर लेना है विथ पीवाईक्यू, और दिन भर में, रात भर में जितने भी टाइम का आपका टाइम टेबल बना है उसमें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, लेकिन 650 आपको रोज अपने मन में बोलना है, एनी टाइम आपको बोलते रहना है भाई नीट 2025 650 मार्क्स। ठीक है, चलो भाई, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा इस 60 दिनों में क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, वो आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक चीज आपको बताता हूं, अगर आप बायोलॉजी में पीवाईक्यूज के लिए आपको YouTube में अच्छे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो अगली क्लास से इस चैनल में, आचार्य प्लस के YouTube चैनल में, आपको बायोलॉजी के पीवाईक्यूज मैं कराने जा रहा हूं। 10 साल के पीवाईक्यूज रहेंगे, और वो सिर्फ पीवाईक्यूज, ऐसा नहीं रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ा उसके ऑप्शन पढ़े और अच्छा ए आंसर सी आंसर है तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये नहीं। उस पीवाईक्यू को हम प्रॉपर एनालाइज भी करेंगे कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस बार भी कौन से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं उसको भी प्रॉपर हम यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, और किस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर फंसाता है, ये सारी चीजें हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू एनालाइज करेंगे। तो बायोलॉजी का
बायोलॉजी का 10 साल का पीवाईक्यू हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं इस YouTube चैनल में। तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करेंगे। याद रखना बायोलॉजी के पीवाईक्यूज 10 साल के पीवाईक्यू हम लोग यहां पर चैप्टर वाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी से। 11th क्लास का जो एनिमल फिजियोलॉजी है, सॉरी ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर होगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का कल हम 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी आप ऑन करके रखेंगे, तभी आप तक नोटिफिकेशन जा पाएगा। ठीक है, चलो भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आज से ही आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है सर।